हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका अपना सीए। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट जो इस साल के बजट में आया है, पीएफ को लेके टैक्सेशन ऑन पीएफ फंड्स। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को आज भी कंफ्यूजन है कि एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल रहेगा या इंटरेस्ट टैक्सेबल रहेगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और कैसे जो बजट के अंदर प्रोविज़न आया है उस प्रोविज़न के इम्पैक्ट को कम करते हुए कैसे हम दूसरे जगह रिलीफ पा सकते हैं, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी फॉरवर्ड करें, जिससे उनको भी नॉलेज मिले। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि पहले तो बजट के अंदर चेंज आया क्या है। तो अगर आप बजट स्पीच में जाएंगे तो बजट स्पीच में जाने के बाद आप देखेंगे कि इन्होंने जो बोला है कि इट इज़ प्रपोज्ड to restrict tax exemption for the interest income earned on the employee contribution to various provident fund to the annual contribution of 2.5 lakh rupees। तो इन्होंने बहुत बहुत क्लैरिटी यहाँ पे दे दी है कि इंटरेस्ट इनकम जो कि 2.5 लाख रुपए से ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन के ऊपर अर्न करेगा कोई भी मेंबर, उसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, उसके ऊपर टैक्स एग्जम्पशन जो है विड्रॉ करना चाहते हैं। तो आपको पता है कि पीएफ के अंदर नॉर्मली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, फिर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का एक कंट्रीब्यूशन एक परसेंटेज रहता है जो कि करंटली 12% है। 12% करता है एम्प्लॉय, 12% करता है। और कुछ एम्प्लॉयज़ जो है एक्स्ट्रा करके वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड के थ्रू, वीपीएफ के थ्रू भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो हमारा जो प्रोविज़न जो डाला गया है, जो प्रपोज अमेंडमेंट डाला गया है, वो डाला गया है कि 2.5 लाख रुपए के ऊपर अगर एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट अर्निंग होगी वो टैक्सेबल होगी। और ये ऐसा प्रोविज़न डाला क्यों गया है उसका हम लोग एक बार इंटेंट भी समझ लेते हैं। उसका इंटेंट जो है, उसका इंटेंट बहुत सिंपल सा है। इट हैज़ बीन नोटिस्ड बाय डिपार्टमेंट that some employees are contributing huge amount to provident funds, और उनके ऊपर जो एंटायर इंटरेस्ट अक्रू हो रहा था, रिसीव हो रहा था, वो बिकॉज सेक्शन 10 में एग्जम्पशन है, सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स में एग्जम्पशन है, तो पूरे के पूरा अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट हो रहा था उनका। तो उसको कम करने के लिए, उस टैक्स इम्पैक्ट को, उस इनकम को टैक्स ब्रैकेट में लाने के लिए, टैक्स नेट में लाने के लिए, जो कि हाई सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं या जो हाई नेटवर्थ एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी इनकम को टैक्स नेट में लाने के लिए, क्योंकि वो अपना एक अच्छा खासा पोर्शन डाइवर्ट कर देते थे पीएफ के अंदर और उससे उसके हायर इंटरेस्ट को एंजॉय करते थे विदाउट टैक्सेशन बिकॉज ऑफ टैक्स एग्जम्पशन, उसको कर्ब करने के लिए ये प्रोविज़न लाया गया है। तो अब इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा एम्प्लॉयज़ के ऊपर। तो उसको समझने के लिए मैंने यार ब्रैकेट लिए हैं बेसिक और डीए के। 1 लाख रुपए की बेसिक डीए, 1,75,000 की बेसिक डीए, 2 लाख रुपए की बेसिक डीए और 2,50,000 की बेसिक डीए। तो हम एक एक करके समझ लेते हैं कि इस इनकम ब्रैकेट के ऊपर, इस बेसिक और डीए के ब्रैकेट के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहले तो जैसा कि मैंने आपको क्लियर किया कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन की हम यहाँ पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्रोविज़न आया है वो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए आया है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए कोई चेंज नहीं किया है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए के ऊपर भी होता है और उसके ऊपर जो अर्निंग होती है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, वो दोनों की दोनों अभी भी एग्जम्प्ट है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। वो कंडीशन इस बजट में बिल्कुल भी चेंज नहीं करी गई है। अभी हम लोग जो बात करेंगे वो सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है, अगर 1 लाख रुपए की बेसिक है तो 1 लाख की बेसिक के ऊपर जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन बनेगा मंथली, वो 12,000 रुपये बनेगा। और इसको मैं एनुअलाइज कर देता हूँ तो एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन 1,44,000 बनेगा। सिंस ये कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो थ्रेशोल्ड से हमारे कम है, जो कि हमारा थ्रेशोल्ड जो उन्होंने एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करा है 2.5 लाख रुपए, तो इस केस के अंदर जो भी मेरी पीएफ इस अमाउंट 1,44,000 के ऊपर इंटरेस्ट अर्निंग होगी, वो पूरी की पूरी टैक्स एग्जम्प्ट होगी, कोई भी टैक्स नहीं आएगा। दूसरा हम टैक्स ब्रैकेट की बात करें तो वो है 1,75,000 का, जिसका बेसिक और डीए है। तो उनका जो मंथली कंट्रीब्यूशन बनता है वो 21,000 बनता है। और इस 21,000 के ऊपर उनका जो एनुअल कंट्रीब्यूशन बनेगा वो एनुअल कंट्रीब्यूशन बनेगा अप्रॉक्स 2,52,000।
तो इस 2,52,000 को अगर हम देखें तो मोटा मोटी हम लोग कह सकते हैं कि जिनका बेसिक एंड डी है 1,74,000 से 75,000 की रेंज के अंदर है, वो लोग एकदम थ्रेशोल्ड के ऊपर खड़े हैं। उनका जो एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एकदम थ्रेशोल्ड के ऊपर है, तो उनको टैक्स नहीं लगेगा उनके कंट्रीब्यूशन के ऊपर। उनको कोई मार्जिनल टैक्स रहेगा, बिकॉज उनका जो एनुअल कंट्रीब्यूशन है वो 2.5 लाख रुपए तक ही रहेगा, और 2.5 लाख रुपए तक ही उन्होंने बोला है कि वो एग्जाम्प्ट रखेंगे। तो इसके ऊपर जो अर्निंग होगी 2.5 लाख रुपए के कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट अर्निंग होगी, जो पीएफ ट्रस्ट देगा, वो टैक्स फ्री रहेगा, टैक्स एग्जाम्प्ट रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जिनका बेसिक एंड डीए 2 लाख रुपए है, जिनका बेसिक एंड डीए 2 लाख रुपए है, उनका एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन जो बन जाता है वो 2,88,000 रुपीज बन जाता है। अगर हम इसको थ्रेशोल्ड से कंपेयर करें जो कि 2,50,000 है, तो हमारे को जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन आ रहा है थ्रेशोल्ड के ऊपर वो 38,000 रुपीज का आ रहा है। एंड हम लोग अज्यूम करें कि पीएफ ट्रस्ट ने 8% इंटरेस्ट डिक्लेयर किया है, तो इस 38,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा, थ्रेशोल्ड 38,000 जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन हो गया एम्प्लॉय की तरफ से, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो 3,040 रुपीज़ का बनेगा। और ये जो इंटरेस्ट बनेगा ये 3,040 रुपीज़ का, ये टैक्सेबल होएगा एम्प्लॉय के लिए, और इसके ऊपर एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा एक्सपर्ट टैक्स स्लैब। तो अगर आप देखेंगे इस 3,040 रुपीज़ के ऊपर, अगर मैं हम लोग अज्यूम करें कि एम्प्लॉय जो है वो 30% टैक्स ब्रैकेट में है, तो उसको 912 रुपये का टैक्स बनेगा, और उसके जो इंटरेस्ट क्रेडिट अर्निंग क्रेडिट होगी 38,000 रुपीज़ के ऊपर, जो कि ओवर एंड अबाउट थ्रेशोल्ड है, वो 2,128 रुपीज़ होगी। वहीं अगर हम देखें जो एम्प्लॉय जिसका बेसिक एंड डीए मंथली बेसिक एंड डीए 2.5 लाख रुपए है, 2,50,000 रुपीज़ है, उसका जो ईयरली कंट्रीब्यूशन जाता है, एम्प्लॉय का खुद का जो ईयरली कंट्रीब्यूशन जाता है वो 3,60,000 रुपीज़ जाता है, जो कि थ्रेशोल्ड से 1,10,000 रुपीज़ एक्सेस है। तो जो भी इंटरेस्ट अर्निंग होगी 1,10,000 के ऊपर, वो पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। तो इस केस के अंदर अज्यूमिंग सेम 8% इंटरेस्ट रेट, उनको जो इंटरेस्ट अर्निंग होगी ऑन 1,10,000 रुपीज़ वो 8,800 रुपीज़ की होगी, और इस 8,800 रुपीज़ जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा, और टैक्सेबल होके जो इनके ऊपर टैक्स आएगा वो 2,640 रुपीज़ का टैक्स आएगा, और जो बैलेंस है वो इनके इंटरेस्ट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस टेबल को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि जो ब्रेक इवन है, जो कट ऑफ है, वो कट ऑफ है बेसिक एंड डीए का 1,75,000 रुपीज़। तो जिनका बेसिक एंड डीए 1,75,000 रुपीज़ तक है, उनके लिए कोई भी टैक्सेशन इम्पैक्ट नहीं है, उनका कोई भी अर्निंग जो है वो विद इन थ्रेशोल्ड लिमिट है, 2,50,000 के लिमिट के अंदर है। लेकिन अगर ऐसे एम्प्लॉयज़ जिन्होंने मंथली, जिनका मंथली बेसिक जो बेसिक और डीए है, मंथली बेसिक और डीए है वो 1,75,000 रुपीज़ है, और उन्होंने साथ में वीपीएफ भी कर रखा है, तो उनको वीपीएफ स्टॉप करना पड़ सकता है, क्योंकि वीपीएफ जितना वो करेंगे वो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन जो है उसके ऊपर जो अर्निंग आएगी वो पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। फिर मैं यही कहूँगा कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 2,50,000 रुपीज़ टैक्सेबल नहीं है। एक्सेस कंट्रीब्यूशन बियॉन्ड 2,50,000 रुपीज़ ओनली अर्निंग पोर्शन इज टैक्सेबल, और वो टैक्सेबल होगी आपकी टैक्स ब्रैकेट के लिए। तो इसके बाद जो इसका जो टैक्सेशन रहेगा वो टैक्सेशन कैसे रहेगा, और एम्प्लॉयर अपनी अकाउंटिंग कैसे करेगा, या पीएफ ट्रस्ट अपनी अकाउंटिंग कैसे करेगा, उसके लिए भी मैंने एक स्नैपशॉट तैयार किया है। वो स्नैपशॉट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये स्नैपशॉट है, इसमें मैंने आपको लिया है कि जो एम्प्लॉय है जिसकी बेसिक और डीए मंथली 2.5 लाख रुपए है, तो उसका कैसा रहेगा। तो उसका जो एनुअल कंट्रीब्यूशन बनेगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वो 3,60,000 रुपीज़ बनेगा। और जैसा कि मैंने बोला था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर कोई भी चेंज नहीं है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की अर्निंग भी जो होगी वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री रहेगी, जैसे कि पहले की थी। तो हमने सेम एग्जाम्पल को कैरी फॉरवर्ड किया है और एक्सटेंड किया है कि 3,60,000 रुपीज़ के ऊपर सपोज करिए 8% इंटरेस्ट रेट से उसको इंटरेस्ट क्रेडिट होता है 28,800 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के ऊपर, वो पूरा का पूरा टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा, कोई उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को हमको बाइफरकेट करना पड़ेगा दो के अंदर, और बाइफरकेट करना पड़ेगा दैट इज विद इन थ्रेशोल्ड जो कि 2.5 लाख रुपीज़ तक है, और कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ थ्रेशोल्ड वो हमको बाइफरकेट करना पड़ेगा। जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन थ्रेशोल्ड के अंदर है, जैसे कि इस केस के अंदर 2.5 लाख रुपए है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रहेगा उस पर कोई टैक्स की लाइबिलिटी नहीं रहेगी, और वो एज इट इज टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एक्सेस में है 2.5 लाख के ऊपर, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होएगा वो इंटरेस्ट को हमको नेट ऑफ टैक्स करना पड़ेगा, और नेट ऑफ टैक्स करके उसके पीएफ के फंड में
जमा करेंगे। तो आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी, आपका जो भी कंफ्यूजन था कि कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल रहेगा या इंटरेस्ट टैक्सेबल रहेगा और उसका कैलकुलेशन कैसे रहेगा, वो आपका इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपका फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है, आपको कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई देके आपको सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई देके आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। अब जो हमारे सेकंड क्वेश्चन माइंड में आता है कि सिंस जो पीएफ हुआ करता था, पीएफ वो एक इट्स अ गुड सोर्स ऑफ और इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अभी सिंस इसको 2.5 लाख रुपए तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को, तो एम्प्लॉय कौन सा दूसरा इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव ऑप्ट कर सकते हैं। तो उस केस के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, एम्प्लॉयज़ जो दूसरा अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव, वो एनपीएस है, नेशनल पेंशन सिस्टम है। नेशनल पेंशन सिस्टम के अपने फ़ायदे हैं, और इन इफ एम्प्लॉयज हैविंग ए लॉन्ग टर्म होराइजन ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन एनपीएस, तो वो लोग 8 से 10%, 8 to 10% एनपीएस से रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो एम्प्लॉयज जो कि वीपीएफ डालना चाह रहे थे और थ्रेशोल्ड को टच कर गए हैं और वो सेम बेनिफिट लेना चाहते हैं एग्जम्पशन का, जो कि जैसे पहले पीएफ में था, तो वो अपना पैसा जो है वो एनपीएस में डाल सकते हैं वॉलंटरी। एनपीएस में भी पैसे डालने के वॉलंटरी पैसा जो हम लोग डालते हैं एनपीएस में भी जो कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स एग्जम्पशन है। सेक्शन 80C के अंदर हमको एग्जम्पशन मिलती है 1,50,000 की। बट सिंस बहुत से लोगों का जो है 80C जो है वो और दूसरी चीज़ों से ही फुलफिल हो जाता है, लाइक कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ट्यूशन फी, रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। तो वो वो बेनिफिट तो शायद एनपीएस में कंट्रीब्यूट करने से नहीं मिलेगा, लेकिन एनपीएस में एक और एडिशनल बेनिफिट है कि आप एनपीएस के अंदर एडिशनल 50,000 कंट्रीब्यूट करते हैं ओवर एंड अबव 1,50,000 रुपीज़, तो आपको 80CCD1B के अंदर आपको 50,000 का एडिशनल डिडक्शन दे देते हैं एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट करने का। तो एनपीएस में कंट्रीब्यूट अगर कोई एम्प्लॉय करता है और जिसने और कोई डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम नहीं करी एटीसी में, तो वो 2 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन एनपीएस में कंट्रीब्यूट करके ले सकता है। और एनपीएस में कोई लिमिट नहीं है कंट्रीब्यूशन करने की, एम्प्लॉय वॉलंटरीली कितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकता है और उसके अंदर वो लॉन्ग टर्म के अंदर 8 to 10% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है। एनपीएस से विड्रॉल के टाइम के ऊपर भी एम्प्लॉयज़ को जो है अप टू 60% लमसम अमाउंट मिल सकता है टैक्स फ्री, और मिनिमम 40% की एन्यूटी लेनी पड़ेगी, जिसके ऊपर एम्प्लॉय को पेंशन बेनिफिट मिलते रहेंगे। एनपीएस के ऊपर भी हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर हम लोग समझाएंगे एनपीएस क्या होता है, एनपीएस के बेनिफिट क्या है और एनपीएस से एग्जिट कैसे करते हैं। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा रहेगा, और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को प्रेस करें, और अपने कलीग के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे उनको भी जो भी कॉन्फ्यूजन था विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट एंड बजट पीएफ से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। थैंक यू।